नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। निशा बागरे, निशा बागरे का नाम आप जानते ही होंगे, जो छतरपुर में लवकुश नगर में बतौर एसडीएम तैनात थी। उन्होंने आज भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि निशा बागरे विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और अमला सीट से उम्मीदवार भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में निशा बागरे उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अवकाश नहीं मिलने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अमला में अपने घर पर गृह प्रवेश के एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों से अवकाश मांगा था, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें अवकाश नहीं मिला। जब अवकाश नहीं मिला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और इसी के साथ निशा बागरे उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब भोपाल में प्रशासन ने जबरन उनका घर खाली कराया। तो अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, सरकार ने उनको नोटिस दे दिया है, उनको घर खाली करना पड़ रहा है। आज खुद अपने इस कार्यक्रम में हम निशा बागरे को लेकर आए और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उस वक्त निशा बागरे सोशल मीडिया में सुर्खियां में आई, मीडिया में भी सुर्खियों में आई और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक मौर्य महिला है वो सुर्खियों में है, तो निशा बागरे भी सुर्खियों में। उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है तो निशा बागरे ने नौकरी छोड़ दी है। इसलिए दोनों ही महिला फिर से सुर्खियों में और निशा बागरे एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर निशा बागरे ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या वाकई सामान्य तरीके से वो अवकाश मांग रही थी, अपने घर के उद्घाटन के अवसर पर अवकाश मांग रही थी? और जिस तरीके से उनका यह कहना था कि वहां पर एक सर्वधर्म कार्यक्रम रखा गया है जिसमें श्रीलंका के एक मंत्री का भी आने का जिक्र था, उसमें तमाम धर्मों के लोग भी आने का जिक्र था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जब दूसरे पक्ष से जाना गया, हमने प्रशासन से यह समझने की कोशिश की तो पता चला प्रशासन का कहना था कि जनाब वो पहले से ही 6 महीने से छुट्टी पर है, वो आ ही नहीं है और एक बार फिर से उन्होंने छुट्टी का आवेदन दे दिया। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अब जब निशा बागरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो प्रशासन ने भी उन्हें नोटिस थमा दिया। अब एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस कि उनको घर खाली किया जाए, फिर तीसरा नोटिस कि बिना अनुमति के एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया। अब निशा बागरे के खिलाफ जांच चल रही है, सरकार जांच चल रही है। निशा बागरे क्या कहना चाहती हैं इस मसले पर हम उन्हीं के पास चलेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है निशा जी आपका इंडिया न्यूज में। आपकी आवाज नहीं आ रही निशा जी। मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, अब आपकी आवाज आ चुकी है। उनको मेरी आवाज नहीं? जी जी, आ गई आपकी आवाज आ गई। अच्छा जी। तो सबसे पहले यह बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी का जीवन बड़ा भाग दौड़ में रहता है, सुबह से शाम तक जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, उनके काम, फिर ऊपर प्रशासनिक प्रेशर, जनप्रतिनिधियों का प्रेशर, तमाम सारी चीजें होती हैं। मैं शुरुआत करूंगा, बालाघाट में आपका जन्म हुआ और जन्म के बाद आप गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। अचानक से प्रशासनिक अधिकारी बनने का ख्वाब कैसे आया? जी, मैं बालाघाट में मेरा जन्म हुआ और मैं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में पढ़ती थी जी। और हमेशा ही क्लास में टॉपर रही हूँ। तो मेरे जितने भी शिक्षक थे उनका हमेशा यही मेरे लिए रहता था कि तुमको बड़े होके कलेक्टर बनना है जी। तो उस समय नहीं मालूम था कलेक्टर क्या होता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आप जानते हैं जब भी एनुअल फंक्शन होता है तो कलेक्टर साहब आते थे और उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ये है कलेक्टर और ये बनना है। तो ये जो मोटिवेशन है ये स्कूल से ही मुझे शिक्षकों के द्वारा दिया गया था और मैं चाहती थी कि बड़े होकर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी में बनूं। तो उसके बाद फिर आपने तैयारी कहाँ की?
देखिए, जैसे ये ट्रेंड है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि 11th में आप मैथ्स लीजिए। सो मैंने मैथ्स लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग के ही 3rd ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। और मेरा उद्देश्य भी यही था। मैं एक ही कंपनी में बैठी थी क्योंकि वो दिल्ली के पास था, गुड़गांव में उसका ऑफिस था मल्टीनेशनल कंपनी का। वो इसीलिए कि मैं एक प्रशासनिक पद की तैयारी कर सकूं, दिल्ली में जी। अच्छी तैयारी होती है, लोग बताते थे। तो इसीलिए मैं उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठी और मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करते हुए मैंने ये तैयारी की। जी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2016 में जो है वो डीएसपी में हुआ, और 2017 में डिप्टी कलेक्टर में। तो आपकी इच्छा थी कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में ऐसा क्या हुआ कि प्रशासनिक अधिकारी के पद से आपका मोह भंग हो गया? देखिए, बचपन से ही मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स के द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा एक अधिकारी बनने के साथ साथ ये भी डाला गया कि हमें देश की सेवा करनी है, जी। देश के लिए कार्य करना है, समाज के लिए कार्य करना है, और यही भाव हमेशा रहा। इसीलिए मैं जब स्कूल में थी तब भी हम स्काउट गाइड में जो है वो मानव सेवा के लिए कार्य करते थे। कॉलेज में थी तब भी मैं जो है एनसीसी में रही हूँ, एक कैडेट रही हूँ, और बहुत अच्छे से एक देश भक्ति की भावना जो है उसके माध्यम से मेरे अंदर हमेशा प्रेरित हुई कि देश के लिए कुछ करना है। और इसी भाव के साथ मैं इस सर्विस में भी आई थी कि मुझे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक अगर पहुंचना है तो मेरे पास एक ही साधन है, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। हम कोई बहुत संपन्न लोग नहीं हैं, तो मेरे पास एक ही साधन था कि मैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से जो है समाज सेवा के लिए एक ये प्लेटफॉर्म में जा सकती थी। इसीलिए मैंने तैयारी की और इस पोस्ट में मैं आई थी। नहीं, मैंने ये कहा मोह भंग क्यों हुआ? हाँ जी, तो जब मैं इस पद पर आई और मैंने देखा कि बड़े ही मतलब उस भाव से मैं आई थी कि मुझे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, और वो मैंने किया भी। मेरी बैतूल की सर्विस के दौरान मेरी पहली पोस्टिंग बैतूल में हुई, फिर भोपाल में, उसके बाद छतरपुर में। तो हमेशा से ही लोगों तक पहुंचने के लिए शासन की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी जगह में पहुंची हूँ जहां पर कभी कोई अधिकारी नहीं गया था। और उस सेवा भाव से मैंने कार्य किया। जो हम एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं कि हमें अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या ट्रेड्स होने चाहिए, वो उन गुणों के साथ मैंने उस पर काम करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने देखा कि अपने स्वयं के मकान में, हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा खुद का मकान हो, और एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, आप भी जानते होंगे, आपकी भी वाइफ होंगी, आपकी बेटी होंगी, सभी का एक सपना होता है कि हमारा एक अच्छा मकान हो और उसका हम उद्घाटन धूमधाम से करें। और उसी भाव के साथ जब मैंने बैतूल में मेरी एक ही जगह घर है मेरा, जहां मैंने बनाना चाहा, वह मैंने मकान बनाया, और हम अपने तरीके से उसका जो है उद्घाटन करना चाहते थे, जिसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया कि बहुत अच्छे तरीके से हो, जिसमें हमने सर्वधर्म प्रार्थना रखी थी। सभी धर्मों के धर्मगुरु उसमें आने वाले थे हमारे, क्योंकि हम और मेरे हस्बैंड दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे सभी दोस्त हैं जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी इसमें आएं, और एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से और सभी के आशीर्वाद से हम एक नई शुरुआत करें। क्योंकि हमारा एक और मिशन इसमें था कि हम शासन की योजनाओं को उन गरीब बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। नहीं, वो तो आप कर रही थी, वो जब आप जॉब में थी तब भी कर रही थी। इसी की अनुमति के लिए मैंने, हाँ जी जी, तब भी कर रही थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जन्म आपका बालाघाट में हुआ, लेकिन आपने बैतूल चुना अपना घर बनाने के लिए। बैतूल क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। बैतूल में मेरी पोस्टिंग लगभग 3.5 साल रही, और वहाँ का वातावरण जो है और वहाँ के जो परिवेश है, जो लोग हैं, बालाघाट से अलग नहीं है, और नागपुर के पास है। वहाँ की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कोई जगह बनती है लोगों से, और वहाँ के लोगों ने जो मुझे स्नेह, जो सम्मान मेरी उस पोस्टिंग के दौरान दिया, जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक बेटी को शादी के बाद अपने घर से विदा किया जाता है, उस तरीके से वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ से विदा किया, और बड़े ही भारी मन से वहाँ से विदा किया, चाहते थे कि मैं वहीं रहूँ।
तो ये जो भाव लोगों का मेरे अंदर मेरे प्रति रहा और मेरा उनके प्रति जो भाव रहा, तो हमने ये निर्णय लिया कि मकान कहीं तो बनाना ही है, तो हम बैतूल में बनाएंगे, ताकि रिटायर होने के बाद हम अपने आगे का जीवन जो है वो आइसोलेटेड होकर ना बिताएं, बल्कि एक सामाजिक प्राणी की तरह लोगों के बीच में रहकर हम अपनी जो ज्ञान हमें है या जो भी हमने अपनी सर्विसेज की है उसको भी हम आगे एक्सटेंड कर सके अपने रिटायरमेंट के बाद। इस सोच के साथ मैंने वहां पर अपना मकान बनाया था। निशा जी, लोगों का ये कहना है कि जब बैतूल से आपका ट्रांसफर हुआ छतरपुर, आपने उसी वक्त तय कर लिया था कि अब जाना नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर मेरा भोपाल हुआ था। जी, पहले भोपाल हुआ था, उसी वक्त आपने तय कर लिया था कि अब जाना नहीं है, और आप 6 महीने अवकाश पर रही। सरकारी पक्ष का ये मानना है कि 6 महीने अवकाश के बाद फिर आपने एक अवकाश की एप्लीकेशन दे दी, और वो उसमें आपके घर का लोकार्पण या घर का शुभारंभ भी होना था, इस बात का जिक्र था। और सरकार का या सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का ये मानना है कि साहब उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, असल में वो नौकरी छोड़ना चाहती थी, इसलिए क्योंकि 6 महीने अवकाश और उसके बाद फिर से जो है आवेदन, ये एक सरकारी पक्ष कहता है। क्या कहना आपका? नहीं, ये गलत बात है जिसने भी कही है और एक भ्रांति फैलाई जा रही है। मेरा जब बैतूल से भोपाल ट्रांसफर हुआ, मैं 1 साल यहाँ रही, उसके बाद मेरा ट्रांसफर छतरपुर हुआ। छतरपुर में भी मैं 6 महीने वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी, और 6 महीने सेवाएं देने के बाद जब मेरे मकान का उद्घाटन यहाँ मुझे करना था जून में, तो मैंने 20-25 दिन पहले वहाँ से छुट्टी ली कि मैं अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ जो है बैतूल में रहना चाहती हूँ। तब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, और छुट्टी अप्लाई करने के बाद वो तो मुझे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने घर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए, क्योंकि एक बड़ा आयोजन उसमें होना था, उसकी मैंने अनुमति मांगी। उस अनुमति को लेकर के ये सारे जो इस्तीफे की प्रक्रिया हुई है वो उसको लेकर के हुई है। ये आपको जिसने भी जानकारी दी है बहुत गलत दी है। छुट्टी पे मैं थी और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ खासकर एक क्वालिटी टाइम वहां पर बिता पाऊं। और इस पर भी उन्होंने सवाल किया कि आप संतान पालन अवकाश के दौरान ये सब कर रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बात उठी ही है तो संतान के पालन कैसा होना चाहिए वो एक माँ डिसाइड करेगी, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा। एक संतान का पालन उसको दवाई खिलाकर या खाना खिलाकर नहीं किया जाता है। एक संतान का पालन जो है उसमें सामाजिक गुण डाल के भी किए जाते हैं, उसमें धार्मिक गुण भी डाल के किए जाते हैं। तो एक जो मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, उसके लिए माँ क्या चाहती है ये उसका निजी अधिकार है, उसका स्वयं का विवेक है कि वो अपने बच्चे का पालन कैसे करना चाहती है। अगर इसमें कोई सवाल उठा रहा है, जैसा कि मेरे पास ये नोटिस भी आया है, मैं तमाम सारे कागज लेकर आई हूँ और मैं आपको विस्तार से बताना भी चाहती हूँ। अच्छा, कौन-कौन से नोटिस है सरकार की ओर? निशा जी, सरकार की ओर से अब तक कौन-कौन से नोटिस आपको दिए गए और उनमें क्या-क्या कहा गया, ये एक बार बता दिए, दर्शक भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ही मुझे अनुमति नहीं मिलने का पत्र मेरे पास आया, मैंने तुरंत अपना इस्तीफा लिखा कि अगर मुझे मेरे परिवार के साथ प्रार्थना करने का अधिकार मेरे स्वयं के मकान के अंदर में नहीं है तो मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। और जैसे ही मैंने ये इस्तीफा दिया तो मेरे पास सबसे पहले लेटर आया, अगले दिन 23 तारीख की शाम को आया। मैं बताना चाहूंगी कि 23 तारीख की शाम को मेरे पास एक पत्र बैतूल कलेक्ट्रेट से आया कि आपको अनुमति नहीं दी गई, फिर भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, इसका स्पष्टीकरण आप समक्ष में आके दीजिए। 23 तारीख को 23 तारीख की शाम को मुझे पत्र मिल रहा है और 22 तारीख की डेट पे, बैक डेट पे मिल रहा है। इस्तीफा मैंने 9 तारीख को दिया है, बैक डेट से मुझे पत्र निकाल के दिया जा रहा है नोटिस कि आप 23 तारीख को आके जो है अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप 23 तारीख की शाम को नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 23 तारीख को समक्ष में आके हमें स्पष्टीकरण दीजिए। पहला नोटिस ये। दूसरा, आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से बैक डेट पे जो है 22 जून की डेट पे एक आवंटन अधिकारी संपदा संचालनालय भोपाल से एक जो पत्र आया था कि शासकीय आवास जो मेरा भोपाल में था वो नहीं खाली किया गया और जीएडी ने उसको लेकर के मुझे आचरण नियम का उल्लंघन करने की बात कही है। तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि मेरा जब ट्रांसफर भोपाल से छतरपुर हुआ और मुझे वहां पर 5 महीने अगर कोई सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है और मेरी उसके पहले जो पोस्टिंग भोपाल में थी
तो मैं अपने बच्चे को लेकर के और मेरे हस्बैंड का जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो उनको लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी अगर मेरे पास आवास नहीं है। तो आप देखिए कि बैक डेट पे नोटिस निकाला जा रहा है कि आप आवास रिक्त करें, आपको दांडिक किराए की वसूली की जाएगी, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए क्या मेरा अधिकार इतना भी नहीं है कि अगर मुझे कहीं दूसरी जगह मकान नहीं मिला है, और नियमों भी है कि आप भोपाल से जब कहीं बाहर स्थानांतरण होता है तो आप 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, और उसके लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं संपदा संचालनालय के, उनके पास मेरे हस्बैंड 2 बार गए, मैं गई, आवंटन अधिकारी से हम मिले कि भाई हमें वहां पर मकान नहीं मिला है, आप हमें भोपाल में एक्सटेंशन दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसका कारण भी मैं आप बड़े यहां से बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को वो मकान देना था और उन्होंने उनके नाम पे अलॉट भी कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो है आप देख सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ परेशान किया गया। चलिए वो ठीक है, नोटिस दिए गया वो तो ठीक है। जब हमने कहा कि हमने ये मकान खाली कर दिया है, अभी पिछले महीने उसको खाली कर दिया है, तो हमें आप बताइए कि भाई हमें क्या वसूली आप करेंगे, इसमें क्या दांडिक किराया है। तो वो कह रहे हैं कि हम नवंबर से आपकी जो है ये वसूली करेंगे। जब मेरा HRA कट रहा है, मुझे छतरपुर में आवास मिला नहीं है, तो आप आर्थिक रूप से भी अब इन्होंने प्रताड़ना शुरू कर दी है। पहले तो सिर्फ मानसिक और धार्मिक रूप से, लेकिन अब मेरी तनख्वाह भी रोक ली गई है, और आर्थिक रूप से ये चाह रहे हैं कि नवंबर से, जब से मेरा ट्रांसफर छतरपुर हुआ है तब से लेकर अब तक जो है वो इसका किराया वसूल करना चाहते हैं। निशा तो ये जी, कैसा अन्याय है। ये तो नेचुरल जस्टिस ही नहीं है, ये तो न्याय, ये तो लॉ के ही अगेंस्ट ये बातें लिख रहे हैं। निशा जी, ये एक नोटिस है, जी, और भी नोटिस हैं। जी हाँ जी, बहुत सारे नोटिस आपको मिल गए, चूंकि आप एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हैं और आपने सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो स्वाभाविक तौर पर वो नोटिस मिलना आपको लाजमी बनता है। निशा जी, लेकिन इसके पहले भी मैंने आपकी बातों को सुना, इसके पहले भी मैंने आपके चेहरे को देखा, उससे पहले की बातें और आज की बातें, उससे पहले का आपका चेहरा और आज का चेहरा, काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। एक ऑरे में, आपके ऑरे में एक तेज नज़र आ रहा है मुझे, और आपकी वाणी में भी काफ़ी ओजस्वी वक्ता के तौर पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ जी से मुलाकात जो आपकी हुई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, संकेत साफ मिल गए हों कि अब निशा बागरे को कहाँ जाना है? देखिए, ये जो इस्तीफा था ये किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं था जी, कौन अपने कलेक्टर बनने के पद को लेकर के छोड़ के राजनीति में नहीं, जाएगा? मैंने तो ये पूछा ही ऐसा नहीं। नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज उसके आपकी बाद मैं आपको मुलाकात आगे बता मध्य रही प्रदेश हूँ। के उसके पूर्व बाद मुख्यमंत्री जब मेरे कमलनाथ से हुई है। इस्तीफा देने के बाद जो कमलनाथ जी है उन्होंने मेरे प्रति संवेदनाएं प्रकट की थी कि जो मेरे साथ हुआ है ये अन्याय है। एक महिला अधिकारी होते हुए, अनुसूचित जाति वर्ग का होते हुए, अगर सर्वधर्म प्रार्थना करने से शासन रोक रही है तो ये मेरे साथ अन्याय है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं मुझसे प्रकट की हैं, और वो व्यक्तिगत तौर पे जो है उन्होंने इस बात को कहा है। तो मैं व्यक्तिगत संबंधों से जो है अपनी, मेरा और मेरे परिवार का जो दर्द है, आज हम पीड़ित हैं हर तरीके से, मानसिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी, तो उस पीड़ा को जो है उन्होंने समझा है और वो हमारे साथ खड़े हैं इस बात को लेकर। इसमें कोई भी राजनीति वाली बात नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मामला है। तो मान लिया जाए कि अगर ये हाइपोथेटिकल है, मान लिया जाए कि कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वापस आप अपना पद पर ज्वाइन कर लेंगे और हो सकता है कि सरकार आपको अच्छी पोस्टिंग दे, हम ये माने? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं आप? अभी ऐसा कोई मेरी तैयारी नहीं है, और ना मैंने कभी इस भाव से इस पद का इस्तीफा दिया है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि साहब निशा बागरे जी ने जो बैतूल की सीट है, आमला सीट है, वहाँ पर जातिगत समीकरण को समझ लिया था, तमाम सारी चीज़ों को देख लिया था, और उन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना रास्ता तय कर लिया था कि आपको राजनीति में जाना है, और इसीलिए आपने उस मुद्दे को बड़ा किया और अब ये तय हो चुका है। आप एक बड़े चैनल पर बात कर रही हैं, हम ये माने कि आप राजनीति में बिल्कुल कदम नहीं रख रही हैं, ये मान लिया जाए? ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से ही, आप मेरी पूरी पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं, मेरा परिवार, मेरे ससुराल पक्ष का परिवार हमेशा
सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं और मैं भी रही हूँ, तो उसके हिसाब से हम सारे कार्य करते हैं सामाजिक रूप से, क्योंकि हम उस दर्द को समझते हैं कि एक निम्न परिवार से होते हुए, निम्न वर्गीय परिवार से होते हुए क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। जब हम गांव में आज भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे अपना लक्ष्य बनाते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं, मेरा पूरा परिवार, सभी हम लोग इसी सामाजिक कार्य में हमेशा रहे हैं। कभी इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, इसको तो राजनीतिक बनाया गया है बल्कि, और जो सर्वे हुआ है उन सर्वे में नाम डाला गया है और बीजेपी द्वारा ही नाम डाला गया था सर्वप्रथम, तो कांग्रेस तो बाद में आई है पिक्चर में। बीजेपी ने स्वयं अपने सर्वे में नाम डाला था। आप दैनिक भास्कर का सर्वे उठा करके देख लीजिए। तो मेरा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं राजनीति तो इसमें बुराई क्या है खिलाफ भाई? उसमें बुराई क्या है? अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी ये माने, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई पत्रकार या कोई व्यवसायी ये माने कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से संतुष्ट नहीं हूं और मैं अगर इससे ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में जाता हूं तो मैं लोगों का ज्यादा भला कर सकता हूं, तो वो जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने ऐसा सोचा है तो कोई गलत बात थोड़ी है। इसमें क्या बुराई? इसमें अगर कोई बुराई नहीं है, बात गलत नहीं है, तो ये आप सामान्य प्रशासन विभाग को और शासन को समझाइए कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो उसको रोकने का काम ना करें। उससे दिखता है, साफ साफ दिखता है कि आप किस तरीके से डर रहे हैं या फिर सत्ता के लालच में ये सब कर रहे हैं। ये तो आप सामान्य प्रशासन विभाग को कहिए कि सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को शायद ये लग रहा था कि आप मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं को साथ में रखकर राजनीति में जा रही है और राजनीति में भी कांग्रेस में जा रही है और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली है। अगर ऐसा होता तो हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें कोई एक राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए जिसको हमने बुलाया हो, कांग्रेस का या बीजेपी का जो मंच पे बैठा हो, जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है, वो लोग वहां आए थे। अगर मुझे राजनीति ही करनी होती तो उस कार्यक्रम में आपको राजनीति दिखाई देती। तो आज आप कमलनाथ से मिल ली, आपको राजनीति दिखाई देती। आज आपने कमलनाथ से मुलाकात कर ली, आप चाहें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भी अपना तकलीफ को बयां कर सकती थी। आप शिवराज सिंह चौहान से क्यों नहीं मिली? देखिए, ये जो घटनाक्रम मेरे साथ घट रहा है, इस्तीफा देने के बाद से इस तरह की जो नोटिसेस मिल रहे हैं जो कभी मुझे जीवन में नहीं मिले, हमेशा लोगों से मुझे जो है वो एक स्नेह लोगों का मेरे प्रति, मेरा लोगों के प्रति रहा जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही। और उसके बाद अगर बार बार, एक बार नहीं 2 बार अनुमति अगर निरस्त की जाती है मेरी, 2 बार, वैसे तो जीएडी में कई पत्र पड़े रहते हैं, उनके जवाब नहीं आते, लेकिन इतनी त्वरित गति से अगर एक दिन के अंदर मेरे पास ये नोटिस आता है कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है और इस तरह की भावनाओं के साथ अगर मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तुक है कि मैं वहां जाकर के जो है उनसे कोई बात करूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे समझ पाएंगे। तो क्या हम ये मान लें कि निशा बागरे ने ये तय कर लिया है कि वो अब अपने आने वाले कल में पता नहीं क्या मेरे साथ वापस नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर आज ये रुख है सरकार का मेरे प्रति और हम आज एकदम डरे हुए हैं, मेरा परिवार आज भयभीत है, मैं खुद भयभीत हूं कि एक महिला होने के नाते, अधिकारी होने के नाते, हमेशा एक सेवा भाव से कार्य करने के बाद अगर इस तरह के नोटिस जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, अगर वो मुझे दिया जा रहा है इस भावना के साथ कि मुझे परेशान किया जाए या ऐसी मानसिकता दिखाई जा रही है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं नौकरी में वापस जाऊं, हो या ना हो, लेकिन मैं नौकरी में वापस नहीं जाना चाहती। हम ये भी मान लें कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, जो इस्तीफा दिया गया है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है और आप राजनीति में भी नहीं जा रही हैं, ये दावा आप कर रही हैं? ये इस्तीफा जो है ये राजनीतिक रूप से बिल्कुल प्रेरित नहीं था, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया, जैसे कि मेरा इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाना है, नहीं करना है, इसीलिए तमाम नोटिसेस दिए जा रहे हैं, मुझे अगर मजबूर किया गया तो हम अपनी आवाज़ को रोकेंगे नहीं। हम क्यों बैठे? मैं बाबा साहब की बेटी हूं, हम कभी रुकने वाले नहीं हैं, हम कभी थकने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे और जिस दिशा में मुझे सही लगेगा मैं उस दिशा में संघर्ष करूंगी। अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए मैं लड़ती रहूंगी, चाहे उसके लिए प्लेटफॉर्म मुझे कोई भी मिले। आप भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है, और कोई भी अच्छा काम या कोई भी क्षेत्र जो लोगों की भलाई के लिए हो, उनके अधिकार के लिए हो, और अगर वो व्यक्ति रास्ता चुनता है न्याय के लिए, लोगों के लिए या अपने लिए, तो वो बुरा नहीं है। निशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात हो चुकी है, स्वाभाविक तौर पर आपने रास्ता तय कर लिया है कि आपको कहां जाना है, न्याय के लिए ही सही, लेकिन आपने रास्ता तय कर लिया, यह हम मान लें?
बिल्कुल, मेरे अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, चाहे जो भी उसका अंजाम हो। बिल्कुल, और आपने मुस्कुराकर प्रदेश की जनता को यह संकेत दे भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले भविष्य के लिए आपको इंडिया न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो निशा बागरे हमारे साथ थी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और आगे आने वाले समय के लिए संकेत भी दिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।